ठीक है। हाँ, अब देखो कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है, सदिश रूप का मतलब है कि आपके पास दो आवेश हैं, ठीक है। जैसे दो आवेश आपके पास, एक आवेश तो है Q1 और दूसरा आवेश जो है वो आपके पास Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 पर बल लगाए या Q2 Q1 पर बल लगाए, उस स्थिति में बल का मान कितना होगा? बराबरी होगा। Q1 द्वारा लगाया गया बल Q2 के ऊपर और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम की यदि आप एक वस्तु पर बल लगाते हो उसका नाम होता है क्रिया बल, ठीक है ना। और वो वस्तु दोबारा आपकी तरफ बल लगाती है। जहां एक जन कह दियो बस के धक्को मार, तभी बस के धक्को को लाग्यो, क्यों? क्योंकि बस है ना बात दोबारा थाराखंडी बल लगा रही है, बात जाम होगी, तो मारवाड़ी मेथड है। लेकिन न्यूटन के अनुसार क्या है कि वो जो वस्तु है वो भी आपकी तरफ प्रतिक्रिया बल लगा रही है। वो सिस्टम हो रहा है, Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, Q2 आवेश Q1 पर लगाएगा। कितना लगाएगा वो होता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। हाँ, तो कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है इसमें लिखो, देखो माना दो बिंदु आवेश स्मॉल Q1 व Q2, माना दो बिंदु आवेश स्मॉल Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश स्मॉल Q1 व Q2 किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र, दो बिंदु आवेश स्मॉल Q1 व Q2 किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र, किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र या एक्स वाई तल में चित्रानुसार स्थित हैं, एक्स वाई तल में चित्रानुसार स्थित हैं, चित्रानुसार स्थित है। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित है, मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश, मूल बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर, आवेश Q1 का स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर व Q2 का स्थिति सदिश स्मॉल r2 वेक्टर है, व Q2 का स्थिति सदिश स्मॉल r2 वेक्टर है, स्मॉल r2 वेक्टर है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाओ। ये एक्स वाई तल हो गया, ये मूल बिंदु O हो गया, यहां पर आपका आवेश है Q1 और यहां पर आपका आवेश है Q2। r1 वेक्टर r2 वेक्टर F21 F12,
सदिश निरूपण है वो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर का। लिख लिया, डायग्राम बना लिया। अच्छा, स्थिति सदिश जो होता है, स्थिति सदिश वो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जो किसी सदिश की स्थिति को व्यक्त करे। ऐसा सदिश जो किसी सदिश की स्थिति को व्यक्त करे वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। ठीक है, तो Q1 आवेश है, इसके बारे में आपको बताएगा R1 और Q2 के बारे में बताएगा आपको R2। ठीक है, अब R21 का मतलब है Q1 के कारण Q2 का स्थिति सदिश, और R12 का मतलब है Q2 के कारण Q1 का पोजीशन वेक्टर। F21 का मतलब है Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, और F12 का मतलब है Q1 के द्वारा 2 पे लगाया गया बल। ठीक है, 1-2 का मतलब 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, और 2-1 का मतलब 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल। ठीक है ना, 1-2 ओ F12 को नहीं हो, इन F12 को लगा आप फिजिक्स से गणित को नहीं जगह थे 12 कहते हो। ठीक है ना, 1-2 का मतलब 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल। ठीक है, और 2-1 के द्वारा 2 के द्वारा 1 पे लगाया गया बल। 2-1 का मतलब 2 के द्वारा 1 पे लगाया गया बल। ठीक है, जो पल लिया होगा ना भी पर बल लगा वो आ जाना क्यों। चलो ठीक है, जो भी मैं लिखवा दूंगा आपको। इसके नीचे लिखो इसी प्रकार माना, डायग्राम के नीचे लिखो इसी प्रकार माना Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। इसी प्रकार माना Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 वेक्टर, 1-2 नहीं 2-1। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 वेक्टर वह Q2 के सापेक्ष Q1 का Q2 के सापेक्ष Q1 का R12 वेक्टर है। वह Q2 के सापेक्ष Q1 का R12 वेक्टर है। ठीक है, इसके नीचे लिखो तब त्रिभुज AOB या त्रिभुज ABO में सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से, बतला ले महीना मुंडो कर ले शो, बतला ले सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या होता है? यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करे तो सामने से बंद करने वाली भुजा या तीसरी भुजा उनके योगफल को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इसमें देखो दो भुजा, देखो एक तो आ रही हो वो सदिश आपने गन R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर,
दिशा देखो, r1 वेक्टर की दिशा और r21 वेक्टर की दिशा एक ही ना, सामने से कौन आ रहा है r2, तो r2 वेक्टर, ठीक है, या r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक मिनट देखो, इसी प्रकार r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर, क्यों, दिशा देखो ना, तीर को निशान देखो, मारवाड़ी कमाई, सीधी सी बात है, r2 की तीर इनर, r12 की तीर इनर, सामने कौन सी तीर आ रही है, r1 आ रही, ठीक है, या r12 वेक्टर इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो एक मिनट, परंतु r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, बोलो, एक मिनट था क्या दिक्कत है, माइनस कॉमन ले लियो मैं। अब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, ये मान किसका है, r21 का है। समीकरण 1 से r12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस r21 वेक्टर, समीकरण नंबर 3, और इसी प्रकार r12 केप इज इक्वल टू माइनस r21 केप, ठीक है ना, केप में लिखोगा ना तो भी वही होगा, क्यों, केप के बराबर क्या होता है, r के बराबर r वेक्टर बटा r वेक्टर का परिमाण, तो आंको अपना परिमाण लेके करेंगे तो मान तो अपने वही आओगे। अब जैसे देखो इसके बराबर करते हैं, एक मिनट देखो, इसके बराबर करते हैं तो r12 वेक्टर बटा r12 वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू माइनस r21 वेक्टर बटा r21 वेक्टर का परिमाण, वही तो बराबर का मायने, ठीक है ना। तो अंक जो परिमाण है ना वो अपन निकालेंगे, नजर आपने अगर बराबर उत्तर होगा, दोनों बराबर उत्तर होगा, आप अभी एक कर देगा, तो ये यदि बराबर है तो इनका ये भी बराबर होता है, ठीक है, लिखो यहां तक। समीकरण नंबर 4 जाना इसको, थल में लगेगी आज, तो कोई खास बात को नहीं हो, कभी सेम को लिखाई जा कोई चीज। लिख लिया सभी ने, लिख लिया यहां तक, हाँ ठीक है। इसके नीचे लिखो
इसके नीचे लिखो तब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, तब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लग रहा है, F12, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल देखो क्या होता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इस Q1 Q2 का भी यहाँ पे परिमाण लेना पड़ता है कि आवेश माइनस में है प्लस में है, था ना, मतलब कौन था ना, दोनों को परिमाण ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का मतलब केवल दिशा है, मान नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब केवल बल की दिशा है। सपोज ग्रोथ है, बस का धक्को मारे हो, बस आगे सरक गई, प्लस प्लस हो गया ना बल, और बस दोबारा थारखानी आगे सरक की, ठीक है ना, तो बल को क्या हो गया, माइनस है, माइनस हो गया ना, तो माइनस का मतलब है केवल दिशा, ठीक है ना। हाँ, Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, Q1 के कारण Q2 पर कितना है, R21 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर। परिमाण क्यों लिया है, क्योंकि नीचे दूरी आती है, इसलिए परिमाण लिया है दूरी, ठीक है ना। परिमाण लेता है वेक्टर को चिन्ह हट जाए, था बेरो नहीं बात को, R21 केप, ठीक है। क्यों, क्योंकि सूत्र क्या होता है अपना, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर आर केप, यहां पे आर क्या है, R21, ठीक है। हाँ, अब देखो एक मिनट, चूंकि R21 केप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का परिमाण, तब आपका F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर डॉट R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर के परिमाण का परिमाण, ये क्या हो गया, परिमाण का क्यूब हो गया ना, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के परिमाण की क्यूब डॉट R21 वेक्टर। समीकरण नंबर 5, ठीक है। और एक स्टेप और बढ़ाओ तो और बढ़ा लो, क्योंकि R21 वेक्टर क्या होता है, देखो R21 की वैल्यू क्या होती है, देखो ये होती है ना R21 वेक्टर की, R2 माइनस R1, यहां पे मान रखोगे तब आपका F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के परिमाण का क्यूब और डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लिखो यहां तक, समीकरण नंबर 5 हो जाएगी आपकी। चलो रजिया, हाँ
लिख लिया? ठीक है। हाँ, इसके नीचे लिखो, इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल, इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल। हाँ, अब देखो Q2 के कारण Q1 पे कितना बल लगेगा, F21 विद्युत बल F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R 12 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर डॉट R 12 के, ध्यान से देखना इसको, या F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R 12 वेक्टर के परिमाण का क्यूब डॉट R 12 वेक्टर। क्यों? जो उपलो समीकरण है बी के हिसाब में भी सेट कर दियो। अब देखो ध्यान से देखना भाई, यहां पे आप, क्योंकि R12 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस R2 वेक्टर या माइनस R21 वेक्टर, तीनों पद होते हैं इसके बराबर। ठीक है, तब आपका F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह में क्या लिखूंगा, ये या ये लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, मैं लिखूंगा माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के परिमाण का क्यूब डॉट माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब परिमाण में माइनस होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर आके प्लस ही होता है। मतलब मैं माइनस R2 माइनस R1 का परिमाण करूं या R1 माइनस R2 का परिमाण करूं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, या F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के परिमाण का क्यूब और डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां पे माइनस लगाओ तो लगाओ, हटाओ तो हटाओ, एक ही बात है, खास बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिमाण के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मान किसका है, R2 माइनस R1, ये F12 को कौन है ना, F12 कौन है, समीकरण 5 है ना ऊपर ली, समीकरण 5 से देखो K Q1 Q2, समीकरण 5 में देखो
के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की क्यूब और डॉट R2 माइनस R1 और आगे माइनस लगा दिया मैंने, तो ये मान किसका हो जाएगा, F12 का है। ठीक है, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ठीक है, लिखो यहां तक। या F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, लिखो यहां तक। हाँ सही है। तो ना मेरे को रेड हो नहीं थारो को वो भी सही है, तो गलत थोड़ी सही है। वो एक मंच दो करा दिए, कोई खास बात को नहीं, सही हो गलत को नहीं, सही है गलत को नहीं। मैं समझाया करा वैसे दो करा दी, कोई खास बात पर। लिख लिया सभी ने? इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो सभी, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं लिखवा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कूलाम का नियम, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कूलाम का नियम न्यूटन के, कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की
अनुपालना करता है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। तो आपको ये सदिश निरूपण करना है पूरा, या सदिश रूप जो है ये पूरा करना है। आई बात समझ में, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टाइम क्यों, टाइम बताओ, 2 बज गया, चलो ठीक है। हाँ, हेडिंग लगाओ, बहुल आवेशों के कारण बल। महत्वपूर्ण तथ्य, हाँ बाद में करवा दे मैं, मुझे याद दिलवा दिए ना, पहले कलाम को कुराशा बैटिंग दिलवा दी है ना, याद दिलवा दी। बहुल आवेशों के कारण बल, कोष्टक में लिखो अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के कारण बल, ब्रैकेट में लिखो अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये करवाएंगे कल, लेकिन इसको समझ लो एक बार, मतलब मंडे को तो मतलब टेस्ट है वैसे। ठीक है, लेकिन मतलब इसको करवा देंगे आपको, अगले दिन करवा देंगे। ठीक है ना, मंडे को टेस्ट बताए डोन मेरे। हाँ, तो अब बता दियो ना, याद कर लियो। ठीक है ना, देखो ये एक आवेश आपके पास Q0, अरे पीछे आवाज नहीं, ये एक आवेश है Q0, यहां पे दूसरा आवेश आपके पास Q1, यहां पे आवेश आपके पास Q2, यहां पर आवेश आपके पास Q3, फिर डैश 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 करते हुए आपके पास आवेश आएगा Qn। ठीक है, तो Q1 के कारण Q0 पे बल लगेगा F1, Q2 के कारण Q0 पर बल लगेगा F2, फिर Qn के कारण Q0 पे लगेगा Fn, Q3 के कारण F3। ठीक है, ये किसी बंद निकाय में स्थित है। बंद निकाय मतलब कोई सिस्टम है, वो गेट बंद करता ही आपनो कमरो एक सिस्टम बन जाओ। निकाय का मतलब होता है कोई सिस्टम या कोई तंत्र, एक्स वाई जेड या वाई जेड या एक्स जेड, द्विविम त्रिविम, कितना कुछ भी हो सकता है। तो इस Q0 पे Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण और Qn के कारण कितना बल लगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn प्लस F4 F5। ठीक है, तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, तो कूलाम का नियम वहां पे काम नहीं करता। कूलाम के नियमानुसार बल ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार आप केवल 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हो। वे 2 आवेश कौन सा भी हो सकता है, Q1 Q2 Q0 हो सकता है, Q1 Q2 हो सकता है, Q2 Q3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करोगे। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तो किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल का सदिश योग कुल बल के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, कैपिटल F, वो सभी आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाले बल के बराबर होगा। ठीक है, तो कुल बल इज इक्वल टू Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल प्लस Q2 के कारण, अब देखो यहां पे दूरी मैंने मान ली R1 है, तो बल कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R1। ठीक है, ये वेक्टर लगाएंगे तो R1 के वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर और R1 के, F2 का मान K Q0 Q2 अपॉन R2 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर डॉट
R2 के F3 का Q0 Q3 डैश डैश Fn का Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर, और फिर सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में आपके पास अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण कुल बल आएगा। ठीक है, इतो होने के बाद में जो चैप्टर शुरू होगा, जो मतलब चैप्टर को जो भाग शुरू होगा अगलो बट्ठों बोर्ड की परीक्षा में पर्सन 99% आवे। यहां तक का जो मैटर है इसमें सिर्फ कूलाम के नियम का सदिश रूप है, ये इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, या सदिश निरूपण। उसके बाद में के की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, इनका मात्रक वगैरह ये ठीक है। कूलाम का जो नियम है वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि कूलाम का नियम लिखिए बेरो है इन हर कोई लिख सके, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो था 11th क्लास में, उसी के आधार पर तो है। वहां पर क्या था, दो द्रव्यमान m1 m2 एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हो, यहाँ पे दो आवेश है Q1 Q2, ठीक है। इसलिए कूलाम का नियम है, उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक महीने अभी तक जो भाग पढ़ाए हुए हैं बिग महीन इंपॉर्टेंट किए, एक तो आपने गन आवेश के गुण, ठीक है ना, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, ये अभी तक। एक कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है ना, कूलाम के नियम का सदिश रूप, एक प्रेरण द्वारा आवेशन, और एक श्रवण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है ना, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी। इनके ऊपर 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वांटीकरण है, आवेश का क्वांटीकरण, वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, समझाइए, ठीक है ना, या विशिष्ट आवेश है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसका मान कितना होता है, ठीक है ना। Q इक्वल टू एन ई के ऊपर न्यूमेरिकल, डेल एम बराबर एन एम ई या एन एम पी के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है, ये सब आपको याद भी करना है, ठीक है, कल करवाएंगे वो।